आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन क्या होता है? यूटिलाइज्ड इनडायरेक्टली टू ब्रेक डाउन, ये याद रखना जरूरी है कि इनडायरेक्टली यूज होता है ब्रेक डाउन करने के लिए, डायरेक्टली यूज नहीं होता है। ये आप लोग पढ़िए क्रेब्स साइकिल वगैरह में कैसे यूज होता है। टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग above catabolic reaction. It is therefore evident that O2 has been continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell. याद रखना, CO2 क्या होता है? Produced by the cell and have been released out. This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing. ब्रीदिंग का आप लोग डिफरेंशिएशन याद कर लीजिएगा कि process of exchange of O2 from atmosphere and CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. Place your hands over your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to the breathing. How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections in this chapter. तो पहला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन। कौन कौन से एनिमल्स में कौन कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, ये हमें जानना है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोअर इनवर्टिब्रेट्स like sponges, coelenterata, flatworms, etc. exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Earthworm use their moist cuticle. तो earthworm क्या यूज़ करते हैं? their moist cuticle, यानी वो अपना नमी वाला अपना चमड़ा यूज़ करते हैं। इंसेक्ट हैव द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। इंसेक्ट के पास क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, जिसे क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। गिल्स को क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। आर यूज बाई मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्कस। ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? गिल्स एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स और मोलस्कस के द्वारा। वेयर एज वेस्कुलराइज बाय कॉल लंग्स के, यानी हम लोग जो रिस्पायरेशन करते हैं वो क्या होता है? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। और जो पानी वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रैंकियल रिस्पायरेशन करते हैं। आर यूज बाई टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एमम वर्टिब्रेट फिशेस यूज गिल्स। जो भी वर्टिब्रेट में देखिए, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जो फिशेज होते हैं वो क्या करते हैं? गिल्स। वेयर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। ये याद रखिएगा कि फिशेस के अलावा एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल क्या यूज करते हैं? लंग्स। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन ऑल्सो। एम्फीबियन क्या कर सकते हैं कि मॉइस्ट स्किन से भी वो अपना रिस्पायरेशन कर सकते हैं। एम्फीबियन कैन थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। यदि कोई स्किन से रिस्पायरेशन कर रहा है तो उसे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस का मतलब होता है क्या? हमारा आउटर कवरिंग यानी स्किन। और जो लंग से रिस्पायरेशन करेगा उसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। और यदि कोई गिल्स की सहायता से रिस्पायरेशन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। अब हम लोग ब्रीफ डिटेल लेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। We have a pair of external nostrils opening above the upper lips. हमारे upper lip के ऊपर क्या होता है? nostril होता है। It leads to the nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber open into pharynx, a portion which is common passage for food and air. ये याद रखना जरूरी है कि pharynx क्या है? ये pharynx क्या है? common passage for food and air. common passage for फूड एंड एयर है, ये याद रखिएगा। फेरिंक्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द फेरिंक्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। तो देखिए हम लोग एक स्मॉल रिकेप बना लेते हैं। जैसे हमारे क्या होता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगा हमारा एयर? नोस्ट्रिल से जाएगा हमारा नेजल पैसेज में, यानी हमारा जो नाक का जो नली होता है उसमें नेजल
पैसेज। और उसके बाद कहाँ जाएगा, ये फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स के बाद जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, ट्रैकिया के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, ये ट्रैकिया के थ्रू होते हुए हमारा कहाँ जाएगा, सॉरी ये लैरिंग्स के थ्रू होते हुए ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के थ्रू होते हुए कहाँ चल जाएगा, लंग्स में चल जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल पैसेज, उसके बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स देन ट्रैकिया एंड देन लंग। ये याद रखिएगा पाथवे, नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग, ये याद रखिएगा। ये हमारा सीक्वेंस है। द फेरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंग्स रीजन इनटू, ये देखिए जो भी है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा कि नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स। लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेज का बॉक्स होता है विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। लैरिंग्स क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन कराता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेज। ग्लोटिस जो होता है, मतलब जो हमारे खाने की नली होती है उसके ऊपर वाले, इनको कहते हैं ग्लोटिक्स। वो क्या होता है, वो थिन इलास्टिक कार्टिलेज से ढक सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लोटिक्स। तो देखिए एपिग्लोटिस कैसा स्ट्रक्चर है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप है। ये याद रखना जरूरी है कि जो एपिग्लोटिस है वो कैसा है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। टू प्रिवेंट, इसका काम क्या है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, यानी हमारा खाना लैरिंग्स में नहीं चला जाए, इसके लिए क्या होता है, एपिग्लोटिक्स। किसके ऊपर होता है, ग्लोटिक्स के ऊपर। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग up to the mid thoracic cavity which divided at the level of fifth thoracic vertebra। ये याद रखना जरूरी है कि ट्रैकिया कहाँ पे डिवाइड होता है, at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi। each bronchi undergo repeated division to form secondary and tertiary। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी के बाद एंड देन टर्शियरी होता है। The initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। और देखिए आप लोग ये तो जानते हैं कि ट्रैकिया में क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है, और ये कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक चला जाता है, ये हमारा जाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद और भी सारे ब्रोंक्यूल आते हैं। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, उसके बाद एल्ब्यूलर डक्ट आता है, फिर उसके बाद एल्ब्यूलाई आता है। ये सब आप लोग डिटेल में पढ़िएगा आगे। इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल वेस्कुलाइज। इनिशियल ब्रोंक्यूल तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग के बाद होता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है वो क्या करता है, हमारा एल्ब्यूलाई देता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद एल्ब्यूलर डक्ट आता है, उसके बाद एल्ब्यूलाई आता है। लेकिन आप लोग के बुक में क्या लिखा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या अरेंज करता है, एल्ब्यूलाई। तो आप लोग यही याद रखिएगा। और हमारा एल्ब्यूलाई कैसा स्ट्रक्चर है, वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलराइज बैग होता है। कैसा होता है, वेस्कुलराइज, यानी वहाँ पे ब्लड वेसल्स आती है, वहाँ पे ब्लड से गैसों का आदान प्रदान होता है। ब्लड से हमारा CO2 या फिर O2 हमारा एल्ब्यूलाई में आएगा, और एल्ब्यूलाई से O2 या CO2 ब्लड में जाता है यहीं पे। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्ब्यूलाई कंप्राइजेज द लंग्स। यानी हमारा यही जो ब्रांचिंग नेटवर्क है, जो एल्ब्यूलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ये सब बनाते हैं, यही कंप्राइज क्या करते हैं, लंग को। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा। अब ये याद रखिएगा, हमारा लंग किससे कवर होता है, डबल लेयर प्लूरा। जो हमारा जो देखिए आगे इसके बारे में बताता हूँ। विद प्लूरल फ्लूइड बेरियम, इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। इसका काम क्या होता है, reduce friction on the lung surface, इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ thoracic and where the inner pleural membrane is in contact with the lung। inner pleural membrane किसके साथ होता है, लंग के साथ होता है। अब देखिए इसका मैं बताता हूँ। ये देखिए जो हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, ग्लोटिक्स के ऊपर एपिग्लोटिक्स। ठीक है, तो लैरिंग्स किसके साथ कंटिन्यू होगा,
लैरिंक्स कंटिन्यू होगा ट्रैकिया के साथ। और ट्रैकिया में आप लोग यहाँ पे देखिए क्या क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। मतलब ट्रैकिया यदि ऐसे हमारा ट्रैकिया है, हमारा ऐसे ट्रैकिया है तो इसमें कार्टिलेज कैसा होगा, ऐसे सी शेप होगा, सी शेप इनकम्प्लीट, मतलब पूरे जाके पीछे मिलता नहीं है, केवल क्या होता है आगे की तरफ ही रहता है, पीछे की तरफ नहीं रहता है। ये हमारा कार्टिलेजिनस रिंग, जो कार्टिलेजिनस रिंग ऐसे रहेगा आगे की तरफ, ऐसे रहता है सी शेप, सेमी ल्यूनर भी इसे कहते हैं हम लोग, ऐसे रहता है। और ये कहाँ तक जाता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। तो हमारा ये याद रखिएगा कि जो कार्टिलेजिनस रिंग होता है वो कहाँ तक होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होता है। अब देखिए प्लूरा के बारे में समझते हैं। देखिए ऐसे समझिए, ये हमारा क्या हो गया, लंग हो गया। और लंग के बाहर क्या होता है कि हमारा प्लूरा की कवरिंग होती है। ऐसे एक जो लंग से सटा हुआ ऐसे रन करेगा, बिल्कुल लंग से सटा हुआ रहेगा ऐसे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा। विसरल जो भी अंदर की तरफ होता है उसे हम लोग कहते हैं विसरल। और इसके बाहर ठीक इसके बाहर ऐसे चलेगा ऐसे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पेराइटल प्लूरा। जो बाहर वाला है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाहर वाले को हम लोग कहते हैं पेराइटल प्लूरा। और जो अंदर वाला है, अंदर वाले को क्या कहेंगे, विसरल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, ऐसे फ्लूइड भरा होता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है इसे क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड। क्या कहेंगे इसे, प्लूरल फ्लूइड। जो प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड होगा उसे क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड। याद रखिएगा, जो अंदर वाला होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विसरल प्लूरा, और बाहर वाला को पेराइटल प्लूरा। और इन्हीं दोनों के लंग्स के बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। और यह ट्रैकिया कहाँ पे जाके डिवाइड कर रहा था, T5 यानी 5th नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके डिवाइड कर रहा था। अब आगे हम लोग देखते हैं, द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नोस्ट्रिंग अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज एल्वुलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे क्या जरूरी है, अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या होता है हमारा, अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंस्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिव पार्ट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे केवल एयर का, मतलब एयर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, एयर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पे मतलब ये ब्लड में ऐसे डिफ्यूज नहीं होगा, ब्लड में ये नहीं जाएगा, केवल क्या होगा, ये समझिए एक पाइप की तरह काम करता है, जो बाहर से अंदर की तरफ हवा को अंदर की तरफ लाएगा। अब देखिए, वेयर एज एल्वुलाई एंड देयर डक्ट परफॉर्म रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए हमारे एल्वुलाई कैसे होता है, एल्वुलाई होता है हमारा ऐसे, ठीक है, और ये हो गया एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलाई में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे हवा रहते हैं, और नीचे क्या रहता है, नीचे क्या रहता है, हमारे ब्लड वेसल्स, नीचे हमारे ब्लड वेसल गए रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हवा यहाँ पे आता है, यदि यहाँ से CO2 यहाँ पे आ जाएगा और O2 यहाँ से आ जाएगा, ऐसे होता है। यहाँ से CO2 निकला और बाहर चला गया, और O2 क्या हुआ, अंदर चला आया, ऐसे होता है यहाँ पे। यानी एक्सचेंज, यानी एक्चुअल रिस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, हमारा एल्वुलाई के लेवल पे होता है। द कंडक्टिव पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई। कंडक्टिव पार्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है केवल एयर को, क्लियर इट फ्रॉम, और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ क्या करता है, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाई एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। मतलब आप लोग यदि ठंडी में हवा सांस लेते हैं, ठंडे सांस लेते हैं, तो क्या होता है, उसे भी गर्म करके हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ला देता है। और यदि आप लोग गर्म हवा सांस लेते हैं, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है कि 40, 45, 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आ जाता है। तो कैसे आ जाता है, इन्हीं कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा होता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। एक्सचेंज पार्ट, यहाँ पे एक्सचेंज पार्ट का मतलब होता है एल्वुलाई। यहाँ पे एक्सचेंज पार्ट कहने का मतलब है यहाँ पे एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या हो रहा है, O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है। द लंग आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। मतलब पीछे की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ हमारा क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा पीछे की तरफ, और साइड वाइज और आगे पीछे ऐसे क्या होता है, रिब्स होता है।
ऐसे हमारा मतलब ऐसे रिब्स आया रहता है। देखिए पीछे की तरफ क्या होता है कि हमारा ऐसे वर्टिब्रा रहता है। कौन सा वर्टिब्रा? थोरैसिक वर्टिब्रा कहेंगे उसे, थोरैसिक वर्टिब्रा। और हमारे साइड से क्या आएगा? साइड से ऐसे रिब्स आके आगे की तरफ आके लगता है। साइड से ऐसे रिब आएगा और आगे की तरफ किससे लगेगा हमारा? ये आगे की तरफ स्टर्नम होता है, स्टर्नम से लगता है ये आगे की तरफ आके। जो रिब्स होता है वो किससे आके लगेगा? स्टर्नम से ऐसे आके लगेगा। वर्टिब्रा से चालू होगा और स्टर्नम पे आके लगता है ये। ठीक है, तो वर्टिब्रा चालू होगा स्टर्नम से। ऐसे हमारा क्या होगा? अंदर की तरफ जो कैविटी बन गई उसमें क्या कहेंगे? थोरैसिक कैविटी। और देखिए क्या होता है? वेंट्रली बाई स्टर्नम, वेंट्रली बाई स्टर्नम एंड डोर्सली बाई वर्टिब्रल कॉलम। लेटरली यानी साइड में, मतलब साइड में किससे होता है? रिब्स, रिब्स। ऑन लोअर साइड इट इज बाई डोम शेप डायफ्राम। डोम शेप का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है कि गुंबद नुमा। आप लोग गुंबद नुमा समझते हैं? जैसे ऐसे होगा हमारा, ऐसे होगा, ये डायफ्राम हो गया, ये हो गया हमारा क्या? वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम। और ये ऐसे क्या होगा? रिब्स होगा हमारा ऐसे। और नीचे की तरफ से क्या होगा? डायफ्राम। और साइड वाइज से क्या होगा हमारा? रिब्स। और आगे पीछे से क्या होगा? ये डोर्सल वेंट्रल से होगा हमारा वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम। The anatomical setup of lung in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will reflected in the lung pulmonary cavity. An arrangement is essential for breathing. We cannot directly alter the pulmonary volume. Respiration involves flowing steps. Respiration में क्या होता है हमारा? पहला breathing और pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn and CO2 rich alveolar air is released out. जो हमारा पहला स्टेप वो क्या होता है कि हमारे एयर को एल्वुलाई तक लाना है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है एल्वुलाई तक आता है, और जो हमारा बॉडी से जो निकला हुआ CO2 है वो कहाँ तक आता है? कैपिलरी के थ्रू एल्वुलाई के पास ही आता है। और दूसरा प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, यानी O2 डिफ्यूज होकर कहाँ पे चल जाएगा? कैपिलरी में। और ब्लड से CO2 निकल के कहाँ चला जाएगा? एल्वुलाई में। और तीसरा क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है गैस का। और चौथा क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 एट द बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब क्या होगा कि कैपिलरी से हमारा क्या हुआ? कैपिलरी से हमारा चल गया ब्लड। अब यहाँ पे क्या है? टिश्यू है। टिश्यू है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा। दो जगह एक्सचेंज होता है गैस होगा, एक तो लंग में और दूसरा टिश्यू में, दो जगह एक्सचेंज होगा। पांचवा क्या होता है? यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा O2 का। टिश्यू में क्या होगा? यदि टिश्यू में चल गया, जब टिश्यू में चल गया तो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टिश्यू में चल गया तो O2 यूटिलाइज होगा, और यही यूटिलाइज होने के बाद क्या हो जाएगा? CO2 बाहर निकलेगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेज: इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपायरेशन बाय विच एल्वेओलर एयर इज रिलीज आउट। द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of lung is carried out by creating a pressure gradient between lung and atmosphere. Inspiration can occur if the pressure within the lung intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. देखिए इंस्पायरेशन कब होता है? इंस्पायरेशन कब होता है? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब हमारे लंग का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होगा तो बाहर हवा कैसे होगा? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। और यही जब एक्सपायरेशन करना होगा तो और इसी देखिए इसी क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रेशर। जो यानी अगर नेगेटिव प्रेशर हमारे लंग में बनेगा तो क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ हवा आएगा। और जब एक्सपायरेशन जब करना है तो क्या होगा? व्हेन इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज हायर। जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा। द डायफ्राम एंड ए स्पेशल सेट ऑफ मसल। देखिए कौन कौन सा हमारे मतलब ब्रीदिंग में क्या क्या पार्टिसिपेट करता है? एक तो डायफ्राम और दो मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स, हेल्प इन जनरेशन इन सच ग्रेडियंट। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देखिए इंस्पायरेशन कैसे होता है? इंस्पायरेशन इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। और डायफ्राम क्या करता है कि हमारा वॉल्यूम क्या करता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करता है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है? हमारे रिब एंड द स्टर्नम को क्या करता है? ऊपर उठाता है, जिसके कारण हमारा थोरैसिक और ये क्या डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में देखिए
यहाँ पे हम लोग देखते हैं यदि डायफ्राम होता है ऐसे डोम शेप होता है, यदि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ पे आएगा, नीचे शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होकर ऐसे फ्लैट हो जाएगा। यदि फ्लैट हो गया तो एंटेरियर पोस्टेरियर में भी ये एक्सिस बढ़ाता है। और यदि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, यदि एक्सटर्नल, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिब्स है, यहाँ पे रिब्स है, यहाँ पे ये समझिए रिब्स है, ऐसे हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लगे होते हैं 2 रिब्स के बीच में। और यदि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो रिब्स है वो बाहर की तरफ खिंचाएगा और हमारा एक्सटर्नल थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, आगे की तरफ। इसमें क्या करते हैं, डोर्सोवेंट्रल यानी आगे पीछे की तरफ हो जाएगा। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस यानी ऊपर नीचे की तरफ। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. Inspiration, relaxation of diaphragm and intercostal muscle। ये देखिए अब एक्सपायरेशन कैसे होगा, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल से क्या होगा, हमारा एक्सपायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन हो जाएगा। यदि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है तो कुछ मसल होती हैं जो इन्वॉल्व होती है। देखिए इंस्पायरेशन में क्या होता है ना, इंस्पायरेशन जब करना होता है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और जब एक्सपायरेशन करना होता है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। वो कौन सा एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होना चाहिए। मतलब फोर्स मतलब जब हम लोग जोर लगा के जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, फोर्सफुल में कैसा होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और यदि सांस लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का यूज़ करते हैं। और ऐसे हम लोग जब सांस छोड़ते हैं, नॉर्मली सांस छोड़ते हैं तो फोर्सफुली सांस नहीं छोड़ते हैं। और जब हम लोग फोर्सफुली सांस नहीं छोड़ते हैं तो उसमें क्या क्या पार्टिसिपेट करता है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दो चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। तो देखिए यदि इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो क्या पार्टिसिपेट करता है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और यही चीज़ें नॉर्मल एक्सपायरेशन में पार्टिसिपेट करता है। और यदि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है तो एक चीज़ और ऐड हो जाता है, क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये देखिए ये सब मैकेनिज्म है कि एक्चुअली कैसे होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, ऑन एन एवरेज एंड हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ 12 से 16, हमारा रिस्पायरेशन रेट क्या होता है, 12 से 16 टाइम पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूज। चलिए आगे देखते हैं, द रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, मतलब कितने तरह के, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रहता है हमेशा। देखिए जब भी आप लोग का टेस्ट होता होगा कोचिंग का तो उसमें देखिएगा कि इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब जब हम लोग नॉर्मल रिस्पायरेशन इंस्पायरेशन करते हैं बिना फोर्सफुली के तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है 500 ml। और इस हिसाब से 500 ml यानी हमारा रिस्पायरेशन क्या होता है, 12 से 16 टाइम। 12 से जब 16 टाइम होता है तो 1 मिनट में कितना ml हो सकता है हमारा, 6000 से 8000 ml यानी 6 लीटर से 8 लीटर हम लोग 1 मिनट में ब्रीदिंग करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम के बाद जो आप लोग एडिशनल वॉल्यूम लेते हैं, तो हम लोग एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एवरेज कितना होता है, 2500 से 3000 ml। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी मतलब जब हम लोग टाइडल वॉल्यूम छोड़ते हैं यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो हम लोग एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml होता है ये। रिसाइडुअल वॉल्यूम का मतलब जो हमारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो हमारा वॉल्यूम बचा रहता है लंग में उसे कहते हैं रिसाइडुअल वॉल्यूम या फिर रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और ये कितना होता है, 11 से 1200 ml। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, टीवी प्लस IR भी, मतलब हम लोग टोटल कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं, कितना इंस्पायर कर सकते हैं। एक तो पहला टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करेंगे हम लोग, और दूसरा क्या करेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एडिशनल वॉल्यूम जो हम लोग इंस्पायर करेंगे। तो TVIR का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आप लोग का, निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब एडिशनल वॉल्यूम, हम टाइडल वॉल्यूम के साथ जो एडिशनल वॉल्यूम हम लोग
एक्सपायर कर रहे हैं उसे ही क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम कितना हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं। फंक्शनल रिसाइडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रिसाइडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए, जब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो टीवी छोड़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम छोड़ते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद जितना एयर हमारा लंग में बचा रहेगा उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, फंक्शनल रिसाइडुअल वॉल्यूम, मतलब कितना एयर बचा हुआ है टाइडल वॉल्यूम के बाद। तो क्या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगा और रिजर्व वॉल्यूम बचेगा। वाइटल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हम लोग जितना मैक्सिमम वॉल्यूम ले सकते हैं एयर में, उस मतलब अपने सांस मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम जो हम लोग इनहेल कर सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। जब हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिए, तब फोर्सफुल एक्सपायरेशन हम लोग क्या क्या रिलीज कर दिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हम लोग रिलीज कर दिए। तो अब हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, एक तो हम लोग टीवी ले सकते हैं, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हैं, और ये जो हम लोगों ने रिलीज कर दिया इसे भी हम लोग ले लेंगे। तो टीवी, IRV एंड ERV, यही इतना ही हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हम लोग इनहेल कर सकते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी या टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब कि टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब वाइटल कैपेसिटी के मतलब हमारे लंग में मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद हमारे लंग में कितना एयर है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो देखिए टोटल लंग कैपेसिटी, ये तो हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है कि वाइटल कैपेसिटी में यदि हम लोग, अब कौन सा वॉल्यूम बचा हुआ है, रिजर्व वॉल्यूम बचा हुआ है केवल। तो रिजर्व वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी में यदि रिजर्व रिसाइडुअल या रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज देखते हैं। नाउ वी विल सी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। Alveoli are primary site for exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissue. और exchange of gases कहाँ पे होता है, blood और tissue पे भी होता है। दो जगह exchange of gases होता है, एक तो alveoli पे और एक जगह tissue के पास होता है। O2 and CO2 are exchanged in this site by simple diffusion. किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। Mainly based on pressure concentration gradient. Solubility of gases as well as thickness of membrane involved in diffusion. क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व है डिफ्यूजन में, सॉल्युबिलिटी कितना है गैस का, और दूसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कितना है। आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन इफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। प्रेशर ग्रेडियंट बाई एन इंडिविजुअल गैस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप लोग आगे देखिए, ये टेबल बहुत ही ज़रूरी है। मतलब हमारे जो गैसेज इनहेल एक्सहेल करते हैं उसका डिफरेंट साइड पे क्या क्या होता है, मतलब कितना प्रेशर होता है। तो हमारा O2 का जो है, O2 का कितना होता है एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वेलाई में 104, और ऑक्सीजनेटेड सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखें, ऑक्सीजनेटेड 95, और डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू में सेम होता है कितना, 40-40। ये सब कितना है, mm/Hg में ये सब दिया हुआ है, mm/Hg में ये सब दिया हुआ है। और देखिए CO2 का देखते हैं, CO2 का एटमॉस्फेरिक कितना होता है, CO2 का हमारा एटमॉस्फेरिक होता है 0.3, और एल्वेलाई में होता है 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड में 40, और टिश्यू में 45। देखिए जो CO2 का केवल 40-45 हो रहा है, केवल 40-45, केवल एटमॉस्फेयर में इसका 0.3 है। देखिए O2 का सबसे हम लोग कैसे याद करेंगे, डिक्रीजिंग लेवल में याद करेंगे, यानी एटमॉस्फेयर में O2 का प्रेशर सबसे अधिक होगा। तो O2 का प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेयर में, 159। उसके बाद O2 कहाँ पर जाता है, एटमॉस्फेयर के बाद जाता है हमारा एल्वेलाई में जाता है। तो एल्वेलाई में घट के कितना हो जाएगा, 104, और 104 एल्वेलाई के बाद हम लोग याद करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हो जाएगा 95। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद हम लोग देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू दोनों में देखेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू में कितना हो जाएगा 40। और देखिए CO2 का देखते हैं, CO2 में केवल कितना है 40-45। तो सबसे कम कितना होता है 0.3, कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में होता है। अब देखिए एल्वेलाई में कितना होता है 40, एल्वेलाई में होगा 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा होता है तो उसमें कितना हो जाएगा 45, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कम होता है तो 40 हो जाएगा,
और CO2 कहाँ से निकलता है? टिश्यू से निकलता है। जब CO2 टिश्यू से निकलता है तो वहाँ पे उसका क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी 45। तो कहाँ कहाँ पे CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा? डिसेंट्रेटेड ब्लड में और दूसरा टिश्यू में, तो वहाँ पे कितना होगा? 45। और कहाँ पे कम होगा? एल्वेलाई में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वहाँ पे कितना होगा? 40। देखिए यही इस सब फिगर में दिखाया गया है कैसे क्या क्या हो रहा है। और एक बात याद रख लीजिएगा, एक दो तरह का सर्कुलेशन होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, वो आप लोग CBS में देखिएगा, मतलब जो हार्ट वाला चैप्टर होगा उसमें आप लोग देखिएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो वहाँ पे बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ दिया है। अब ये देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एंड CO2 इज कितना होता है? 25 टाइम हायर देन O2। As the solubility of CO2 कितना 25 higher than the O2, the amount of CO2 can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure। देखिए the diffusion membrane कितना लेयर का बनाता है? मेड अप ऑफ 3 लेयर। diffusion membrane बनाता है 3 लेयर का, namely thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries and the basement substance compose the thin basement membrane of squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer of endothelium cell of capillary। देखिए इसे हम लोग कैसे देखेंगे, जो हमारा एल्वेलाई है वो किससे बना है? स्क्वामस एपिथेलियम से बना है। ये एल्वेलाई का लेयर हो गया हमारा, और इसी एल्वेलाई के नीचे क्या होगा? हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? हमारा कैपिलरीज होगा, मतलब ब्लड फ्लो करेगा। और इसके यहाँ पे क्या होता है? कुछ सेल्स होते हैं, एपिथेलियम सेल्स। एपिथेलियम सेल्स के नीचे क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर हो गया। एक तो क्या होगा? एल्वेलाई का लेयर, एल्वेलाई में स्क्वामस एपिथेलियम और उसका बेसमेंट, स्क्वामस एपिथेलियम प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसमें ब्लड में क्या होगा? एंडोथेलियम और उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी टेक्निकली देखा जाए तो इसमें 4 लेयर होता है, लेकिन 3 लेयर हम लोग आते हैं। एक तो स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम, ये याद रखिएगा 3 लेयर। इस टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। इसका टोटल थिकनेस मिलीमीटर से भी कम होता है। Therefore all factor in body are favorable for diffusion of, चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज देखते हैं हम लोग। ब्लड इज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 एज 97%, याद रखिएगा 97% CO2 is transported in RBC and remaining 3% O2 is carried in dissolved state through the plasma। मतलब 97% किसके द्वारा? RBC के द्वारा, और 3% किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। ये किसके लिए है? O2 के लिए है। O2 में 97% RBC के द्वारा और 3% प्लाज्मा के द्वारा। अब देखिए CO2 का कैसे होता है। CO2 में क्या होता है? 20 से 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू RBC। 20 से 25% RBC के द्वारा, 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म के, और 7% जो होता है वो डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो देखिए यदि टोटल पूछे प्लाज्मा में, यदि टोटल पूछे तो कितना होता है? 77। कैसे होता है 77? देखिए जो 70% जो बाइकार्बोनेट फॉर्म के रूप में होता है ना, 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म के रूप में, वो भी प्लाज्मा में चला जाता है, प्लाज्मा में चल जाता है। और पहले से ही प्लाज्मा में कितना परसेंट है? 7% है। तो अब ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे? कितना बनाएंगे? इन दोनों मिल के कितना बनाएंगे? 77 बनाएंगे। एंड ये टोटल परसेंटेज पूछे प्लाज्मा में तो कितना होता है? 77। और ये डिजॉल्व स्टेट में, केवल डिजॉल्व स्टेट में पूछे तो कितना होता है? 7%। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। प्रेजेंट इन RBC। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? RBC में प्रेजेंट होता है। ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। हर एक हीमोग्लोबिन कितना मैक्सिमम कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। चलिए आगे देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, ये क्या करता है? कंसंट्रेशन क्या करता है? ये जो कुछ 3 फैक्टर्स होते हैं जो O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाते घटाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है कि ये होता है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक होता है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कैसा होता है हमारा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मॉइड कर्व होता है। ये देखिए, ये जो आप लोग कर्व दिख रहा है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या फिर इसे ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लोग देखिएगा नीचे जो एक्स एक्सिस पे हमें दर्शाएगा, एक्स एक्सिस पे जो दर्शाएगा वो क्या होता है? प्रेशर। और जो वाई एक्सिस पे जो दर्शाते हैं हम लोग, वाई एक्सिस पे
ये क्या होता है हमारा जो वाई एक्सिस में वो होता है हमारा सेचुरेशन, मतलब कितना सेचुरेशन होता है। और इसका मैक्सिमम जो सेचुरेशन होता है 97% होता है। तो इसमें दिखाया है कि 100% तक होता है, लेकिन वो कब होगा 100 mm ऑफ Hg जब होगा तब। ये छोड़िए आगे की बात है, जब आप लोग आगे पढ़िएगा फिजियोलॉजी वगैरह तो उसमें आप लोग एडवांस पढ़िएगा क्या क्या होता है इसमें, अभी आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। देखिए PCO2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग O2 विथ हीमोग्लोबिन, ये क्या करते हैं PCO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। वेयर एज द हाई PO2 एंड लो CO2 एंड लेसर। देखिए हमारा एल्वियोलाई में क्या होता है कि हाई ऑक्सीजन होता है, हाई ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, लो CO2 का प्रेशर होता है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है ये, और टेम्परेचर भी वहाँ पे क्या होता है कम होता है। ये सब क्या करते हैं हमारा फेवरेबल होते हैं, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वो क्या होते हैं फेवरेबल होते हैं। तो देखिए यदि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ना है तो क्या क्या होना चाहिए, हमें PO2 अधिक होना चाहिए और CO2 का कम होना चाहिए और हाइड्रोजन आयन कम होना चाहिए, यानी एसिडिटी वहाँ पे कम होना चाहिए। ये सब फैक्टर यदि रहेगा और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हमारा टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। देखिए ये जो तीनों फैक्टर हैं CO2 देखिए ये तीनों फैक्टर CO2 हाइड्रोजन और टेम्परेचर वाले जो फैक्टर हैं वो तीनों एक साथ चलते हैं और O2 का फैक्टर अलग चलता है। देखिए यदि CO2 हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी हीमोग्लोबिन के साथ, और यदि CO2 अधिक हो जाए या फिर हाइड्रोजन आयन अधिक हो जाए या फिर टेम्परेचर अधिक हो जाए तो हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ घट जाती है। जैसे आप लोग देखिए ऑब्जर्व आप लोग किए होंगे कि जब भी हम लोग का फीवर होता है तो उसमें टेम्परेचर हम लोग का बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही थकान महसूस करते हैं। थकान क्यों महसूस करते हैं, पहला रीज़न होता है कि हमारा O2 बाइंड नहीं होता है, हमारा O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होता है आसानी से, जिसके कारण O2 ज़्यादा जा नहीं पाता है और इसलिए हम लोग थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इससे अफेक्ट करते हैं। और देखिए इन द टिश्यू में क्या होता है कि लो PO2 होता है, हाई CO2 होता है एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी हाई टेम्परेचर होता है। ये क्या करते हैं हमारे फेवरेबल कंडीशन होते हैं और फॉर ऑक्सीजन फेवरेबल कंडीशन होते हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से तोड़ने के लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2। हर एक 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है 5 ml O2 वो टिश्यू को डिलीवर करता है। देखिए उसमें डिजॉल्व होता है 20 ml, लेकिन 20 ml डिजॉल्व होता है लेकिन केवल क्या करता है 5 ml ही देता है, केवल 50 ml ही देता है। डिजॉल्व होता है 20 ml लेकिन देता कितना है 5 ml। इसमें क्लियरली लिखा है डिलीवर मतलब कितना उसको देता है 5 ml इन नॉर्मल, वो भी कब, जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन यानी जब हम लोग कोई काम वगैरह मतलब कोई काम नहीं कर रहे होंगे तभी, ऐसे मतलब नॉर्मल रेस्ट में है, यानी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब रेस्ट में है तो 100 ml कितना देगा 5 ml। और यदि जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो 5 ml से बढ़ के ये कुछ और हो जाता है 7 ml 6 ml ऐसे दे सकता है जैसे नीड होगी। अब हम लोग देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। CO2 इज कैरी बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो, ये हम लोगों ने पहले ही देखा था कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में क्या बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है जिसका परसेंटेज कितना 20 से 25% होता है। ये जो लाइन्स हम लोगों ने पहले ही देख चुका है क्या क्या होता है। आगे देखिए RBC कंटेंट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम याद रखिएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज याद रखना जरूरी है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है RBC कंटेंट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड 1 मिनट क्वांटिटी ऑफ सेम प्रेजेंट इन माइन्यूट। सबसे ज़्यादा क्या होता है कहाँ कार्बोनिक हाइड्रेज होता है RBC में, और जो थोड़ा सा अमाउंट किस में होता है प्लाज्मा में भी होता है। वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है CO2 को H2 से कंबाइन करके H2CO3 बनाता है और वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज तोड़ के क्या बनाता है HCO3NH+ बनाता है। एट द टिश्यू साइट where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuse into the blood and form HCO3। मतलब जब ब्लड में क्या होता है कि ब्लड में
ब्लड में CO2 डिफ्यूज करके क्या बनाता है, H2O के साथ, ये CO2 H2O के साथ मिलकर क्या बनाएगा हमारा H2CO3 बनाता है, और यही H2CO3 माइनस और H प्लस में टूटता है। ये आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, ये कैसे डिसोसिएट होता है, कैसे फिर से ट्रांसपोर्ट होता है HCO3 के रूप में H प्लस के रूप में, फिर से जाकर लंग के पास ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। HCO3 H प्लस मिल जाता है और फिर मिलने का देखिए लंग में हम लोग देखते हैं, लंग में क्या होता है, वो जाके HCO3 माइनस H प्लस के साथ जाके जुड़ जाता है। जुटने के बाद फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेज काम करता है और HCO3 को तोड़ के CO2 रिलीज कराता है और वाटर रिलीज कराता है। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है। आप लोग क्लास में पढ़े होंगे। ये याद रखिए, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेओलाई। कितना ml एल्वेओलाई को डिलीवर करता है, 4 ml। और हमारा 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता था, 5 ml। ऑक्सीजन कितना डिलीवर होता है, 5 ml, लेकिन जो CO2 डिलीवर होता है वो कितना होता है, 4 ml। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट। और देखिए रेगुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन में रिदमिक सेंटर ये हो जाता है, मेडुला रीजन होता है, ये याद रखना जरूरी है। इसे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर भी कहते हैं। और एक पोन्स रीजन होता है, पोन्स रीजन को कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। पोन्स रीजन को न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहते हैं। ये जो रेगुलेशन है आप लोग अच्छे से समझेंगे क्लास में, ये रेगुलेशन आप लोग अच्छे से क्लास में समझेंगे। इसमें देखिए रेगुलेशन कैसे होता है, एक तो होता है कि मेडुला से होता है और दूसरा पोन्स से होता है। एक मेडुला एंड दूसरा पोन्स से, और दूसरा और क्या होता है, कुछ कीमो सेंसिटिव एरिया होता है। मतलब कीमो सेंसिटिव मतलब H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन, और CO2 जो कीमो सेंसिटिव एरिया होता है वो किसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H प्लस आयन। ये हाईली सेंसिटिव टू H प्लस एंड CO2। और ये कहाँ होते हैं, रिदम सेंटर के जस्ट बगल में होते हैं। रिदम सेंटर क्या है हमारा, मेडुला, यानी मेडुला के जस्ट बगल में होंगे। और दूसरा कहाँ पे होंगे, कैरोटिड बॉडी पे है, कैरोटिड आर्टरी में होते हैं, कैरोटिड आर्टरी एरोटिक आर्च में होते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, हमारा कीमो सेंसिटिव एरिया होता है। और ये क्या करते हैं, हमारे CO2 H प्लस के कंसंट्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं और सिग्नल भेजते हैं कहाँ पे, रिदम के पास, यानी मेडुला के पास सिग्नल भेजेंगे। और लेकिन रेगुलेशन में रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब कोई ज़्यादा रोल इन्वॉल्व नहीं होता है ऑक्सीजन में। रेगुलेशन में केवल किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, CO2 एंड H प्लस का, इसी से रेगुलेशन होता है, O2 से रेगुलेशन नहीं होता है। आपको डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉल्ड वूजिंग। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सांस लेने के बाद कुछ आवाज़ आती है, उसमें कहते हैं वीजिंग। और ये किसके होता है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल फूल जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, अस्थमा। इम्फाइसीमा इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, एल्वेओलर वॉल डैमेज हो जाते हैं, डैमेज होता है, जिसके कारण रिस्पायरेशन सही से नहीं हो पाता है। और ये किसके कारण मेनली हो सकता है, जो मेन कॉज है वो सिगरेट स्मोकिंग। इम्फाइसीमा में एक हम लोग ड्रग देते हैं एंड अल्फा एंटीट्रिप्सिन, जो हम लोग ड्रग देते हैं उसका नाम क्या है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ये आप लोग आगे पढ़िएगा कि इम्फाइसीमा में हम लोग एक ड्रग देते हैं अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। ग्राइंडिंग मतलब कुछ पार्टिकल्स वाले, जहाँ पे पार्टिकल्स की संख्या मतलब धूल कण ये सब ज़्यादा होते होंगे, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है। लॉन्ग एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा लीडिंग टू फाइब्रोसिस ऑफ लंग। फाइब्रोसिस ऑफ लंग मतलब लंग हार्ड हो जाएगा, वहाँ पे लंग हार्ड हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा हमारा, ये मतलब लंग सही से फंक्शन नहीं करेगा, वहाँ पे जाके CO2 और O2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।